तो मेरी जो अस्थियां हैं वो देश की किसी अदालत के पास जो गटर हो उसमें विसर्जित कर दी जाएं। तो ये ना लगे कि वो बहुत वीक इंसान था। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। 4-5 दिन तक वो नहाती नहीं थी। जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं तो वो डेली रूटीन उनका हैम्पर होता है। उनको भूख नहीं लगती, वो नहाते धोते नहीं हैं। तो अतुल ने पहल की होगी कि शादी करनी है, तो क्या अतुल ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी? एक इतनी पढ़ी लिखी और इतनी संभ्रांत वर्ग से आने वाली महिला का तो उसका इतना इनह्यूमन होना। साइकोलॉजी में हम किसी भी चीज़ को यूं ही एक दो इंसिडेंट्स के बेस पे क्लेम नहीं करते हैं। अतुल ने गिफ्ट भी छोड़ा है और ये कहा है कि जब 2038 में ये 18 साल का हो जाएगा तभी इसे खोले। कैसे उसके बच्चे को उसके ही खिलाफ ब्लैकमेलिंग टूल की तरह यूज़ किया जा रहा था। और जौनपुर की फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज रीता कौशिक उन पर हैरेसमेंट और बायसनेस का आरोप लगाया। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं या आप सामने वाले को दबा रहे हैं, इसके बीच की जो एक लाइन है वो कहीं ना कहीं फेड हो गई है। कि अगर मारपीट की है तो उसका एविडेंस दिखाओ। अपनी ही मौत प्लान करना कि भाई खिड़की खुली रहेगी, दरवाज़ा बंद रहेगा, मैं बेड पे रहूँगा तब जाके मैं लटक पाऊँगा। उम्मीद है कि दिवंगत आत्मा को इंसाफ मिले। एक इंसान की अंतिम इच्छा थी। क्या थी? कि अगर मुझे जस्टिस, इंसाफ या न्याय न मिले तो मेरी जो अस्थियां हैं वो देश की किसी अदालत के पास जो गटर हो उसमें विसर्जित कर दी जाएं। तो ये ना लगे कि वो बहुत वीक इंसान था। संवेदनशील और इतनी दयनीय और इतनी भावुक कर देने वाली अपील किस व्यक्ति की थी? 34 साल का वो आदमी जिसका नाम था, सही सुना आपने, है नहीं था, अतुल सुभाष। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला, बेंगलोर में एक प्राइवेट फर्म में एआई सब्जेक्ट पर डीजीएम के डिजिग्नेशन पर काम करता था। जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया नाम की महिला से उसका विवाह हुआ 2019 में। उनका एक छोटा बच्चा भी था। लगभग 1 साल तक सब कुछ ठीक था। 1 साल के बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद पैसे का, हजारों में नहीं, लाखों में। फिर कुछ ऐसा हुआ, तारीख, अदालत और सुनवाई कि लगभग 23 पन्नों में और 1 घंटे 21 मिनट 41 सेकंड की अवधि में उस व्यक्ति ने बताया कि क्यों अब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। और इसके साथ 9 दिसंबर 2024 को उसके कमरे में पंखे से लटकता हुआ उसका शरीर मिला, यानी उसने आत्महत्या कर ली। तो इसी तरह एक इंसान की, एक सफल इंसान की जिंदगी खत्म हुई। देश में इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर बज़ बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर गली नुक्कड़ चौराहों तक इस विषय की, इस बात की चर्चा है कि आखिर कैसे एक कानून, एक छोटा सा सेक्शन आईपीसी का या बीएनएस का एक टूल बनकर रह गया है। कैसे, आखिर क्यों एक व्यक्ति को, एक सफल व्यक्ति को अपना ही जीवन खत्म करने की नौबत आती है। तो आज इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, समझेंगे ये पूरा मसला था क्या। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रशंसा जी हैं। प्रशंसा जी अपना परिचय खुद ही देंगी। Hello, my name is Prashansha and I'm a research scholar at University of Allahabad and I'm pursuing psychology from there. प्रशंसा जी, जैसा कि अभी हम लोग देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक इंसान जब, मतलब क्या है कि जीवन ख़त्म करना कोई मामूली फ़ैसला तो है नहीं, तो किस डिग्री पर या कितना कुछ उसने झेल लिया होगा कि वो मानसिक रूप से तैयार है कि हाँ उसको ही हैज़ टू एंड हिज लाइफ? इन माई पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि जिस तरह
की चीज़ें मैंने पढ़ी अतुल सुभाष जी के बारे में, ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन, ही वॉज अर्निंग वेल, जितना एक मतलब इंडियन सोसाइटी में बहुत एक हैंडसम अमाउंट माना जाता है, ही वॉज अर्निंग दैट अमाउंट। और जो भी चीज़ें पढ़ी, कैसे उनके ऊपर केसेस लगाए गए, फिर वापस ले लिए गए, और कैसे उनकी फैमिली को प्रेशराइज़ किया जा रहा था। तो जिस तरह से उन्होंने वीडियो बनाए हैं, जिस तरह से मैंने स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पे देखे हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं, इवन वो कॉन्वर्जेशन भी मेंशन की है जो जज उनकी वाइफ के बीच में हुआ, जहाँ बोथ लेडीज़ वो लाफिंग। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा स्टेप लेने से पहले, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सॉल्यूशन नहीं सोचा होगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन रहा नहीं होगा, बट जैसा कि मुझे लगता है कि एक इंसान जब सुसाइड करता है, और एक ऐसा इंसान सुसाइड करता है जहाँ पे उसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन वो ले सकता है, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका आंसर या जिसका सॉल्यूशन शायद उसके पास नहीं था, और उसकी ये पूरी प्लानिंग कहे या जिस तरह से उसने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया ताकि जब वो चला जाए यहाँ से तो ये ना लगे कि वो बहुत वीक इंसान था, क्योंकि लोग सुसाइड कर लेते हैं तो सोसाइटी ना उसको ऐसे देखती है कि ज़रूर वो किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहा होगा और उसने सुसाइड कर ली। तो उसने जाने से पहले ये मेक श्योर शायद करने की कोशिश की होगी कि मैं वीक नहीं हूँ या मैं किसी मेंटल इलनेस से नहीं गुजर रहा, मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, और जो कुछ भी हुआ है अब वो मेरे सहन के बाहर है। तो मुझे लगता है शायद ये दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मैं ये चीज़ें लिख देता हूँ या एक वीडियो बना देता हूँ तो एटलीस्ट करोड़ों में जो लोग मुझे देखेंगे तो उनको ये तो एक आइडिया होगा कि मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, क्योंकि सीधे सीधे क्लेम आता है लोगों का कि सुसाइड किया तो ज़रूर डिप्रेशन से गुजर रहा होगा या एंजाइटी से, या बहुत सारी हम एक मेंटल इलनेस का वो लगा देते हैं, उस पर टैग लगा देते हैं। तो मुझे लगता है वो टैग नहीं चाहते होंगे, शायद ये रीज़न रहा होगा कि उन्होंने ये सब पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किया एंड देन ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। तो जैसा कि हमने समझा कि भाई अतुल सुभाष का जो माइंड सेट था या मेंटल मेकअप था बिफोर सुसाइड वो क्या था। अब थोड़ा घटना भी समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो एफआईआर कहती है 26 अप्रैल 2019 बनारस का होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में इन दोनों की, अतुल और निकिता की शादी हुई, और इन लोगों की मुलाकात शादी.com एक मैरिज प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मैरिज प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई। पहला विवाद जो ये था कि 10 लाख रुपए की मांग की, मतलब ऐसा कहना था कि शादी के बाद अतुल का परिवार या अतुल 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उसके बाद गंभीर आरोप लगाया था निकिता ने अतुल पर कि निकिता की जो सैलरी थी वो अतुल अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता था। फिर इसके बाद एक और तारीख आती है 16 अगस्त 2019, जब ऐसा एफआईआर में बताया गया कि सास ससुर निकिता के जौनपुर जाते हैं और वहाँ पर जाकर बड़ी धनराशि की मांग करते हैं, जिसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ एफआईआर निकिता के फादर की डेथ हो जाती है इस बात के आघात से कि इतनी बड़ी राशि की वे लोग दहेज में मांग कर रहे हैं। उसके बाद अतुल निकिता को लेकर बेंगलोर जाता है। 17 मई 2021 को फिर ये बात सामने आती है कि जहां वो लोग रहते हैं उस फ्लैट में अतुल मारपीट करता है निकिता के साथ, जिसके बाद निकिता पुलिस कंप्लेंट करती है, पुलिस आती है, उसको रेस्क्यू करती है, जिसके बाद निकिता और उसकी माँ वापस जौनपुर चले आते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इस केस में मुझे बड़े अपवाद लगे, कई कंट्रास्ट एलिमेंट लगे। जैसे निकिता खुद एक एमएनसी, इफ़ वी हैव टू कोट, एसेंचर में काम करती थी और ठीक ठाक डेजिग्नेशन पे थी। उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी और सम्मानजनक पे स्केल पर थी। लेकिन बड़े अतुल ने जो एक्यूजेशंस लगाए हैं, मतलब एक एक्यूजेशंस है कि भाई
मुझ पे जो जितने चार्जेस लगाए गए या फिर एफआईआर में जो बातें कही गई वो बेसलेस हैं, या इन वर्ड्स ऑफ अतुल। और ये भी है कि लेकिन कुछ उसने ऐसे जो 1 घंटे 21 मिनट 1 घंटे 21 मिनट 46 सेकंड का वीडियो है, उसमें उसने कुछ बड़े वैसे आरोप लगाए हैं, मतलब जो उसकी डायरेक्टली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं दोनों की। 4-5 दिन तक वो नहाती नहीं थी, और ये भी कहा कि मतलब जैसे कि उनका नया बच्चा था, तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, तो इन सारी बातों का भी उसने ख्याल नहीं रखा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये भी एक मतलब बड़ा शॉकिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि एक महिला जैसा कि हम सो कॉल्ड इन टिपिकल इंडियन सोसाइटीज़ में है कि एक मदरली बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं अगर अतुल की बातें सही हैं तो ये भी मिसिंग है। और दूसरा कि एक जो ह्यूमन एंगल है कि भाई अल्टीमेटली जब आप खुद एक सम्मानजनक स्थिति में हैं, संस्था में हैं, बट स्टिल यू आर नॉट मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कि भाई मतलब, तो इस तरह का माइंडसेट भी बड़ा कम समझ आता है। जैसे कि मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था कि अननेचुरल सेक्स एंड बहुत सारी चीज़ें अतुल ने मेंशन करी थी उसमें, और एक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन जो होती है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप मेल हो या फीमेल हो, लोग मेंटेन रखते हैं। और उसने ये सारी चीज़ें अगर मेंशन की हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई भी बड़ी चीज़ के पीछे बहुत छोटी छोटी चीज़ों का एक वो होता है, बेस होता है। और अगर ये सारी चीज़ें मेंशन कर भी रहा है वो बंदा या करके गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद यही सारी चीज़ें एक बड़ी वजह बनी होंगी उन दोनों के बीच में। हो सकता है, मैं इसको क्लेम नहीं कर रही, क्योंकि जैसे कि वो बोल रहा है कि हाइजीन ना मेंटेन रखना। आप एमएनसी में काम कर रहे हो, जहाँ तक मुझे लगता है आप एमएनसी में हैं तो यू हैव टू लुक बेटर, यू हैव टू लुक गुड, एंड वहाँ हाइजीन मेंटेन करना, 4-5 दिन ना नहाना अपने आप में बहुत क्वेश्चनेबल है। एंड एज अ फीमेल मुझे लगता है बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि फ़ीमेल अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं रखती। उस रेयर केस में 2-3 चीज़ें आती हैं, या तो आप मेंटली उतने स्टेबल नहीं हो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं, वो कोई भी चीज़ होती है, तो वो डेली रूटीन उनका हैम्पर होता है, उनको भूख नहीं लगती, वो नहाते धोते नहीं हैं, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये तो बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है कि अगर वो ऐसा करती थी और वो कितना फ्रीक्वेंट था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेटमेंट से हम ये पता कर पाएँ कि वो ऐसा हमेशा करती थी या कुछ पीरियड के लिए करती थी। बिकॉज अगर हम कुछ क्लेम करेंगे तो हमें उसके लिए एक बहुत फर्म एविडेंस की ज़रूरत है कि वो जो हाइजीन मेंटेन ना करना उन्होंने मेंशन किया है वो 1 महीने के लिए था, कुछ महीने के लिए था, या शुरू से ही वो वैसी थी। और जैसे कि आपने बताया शादी.com के प्लेटफॉर्म से मिले थे वो, तो जब आप वहाँ मिलते हो, बातचीत करते हो, किसी को जानते हो, तो ये सारी चीज़ें तो पता चलती हैं पहले भी, ऐसा तो नहीं है नहीं पता चलती। जब आप 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, शादी के लिए बात कर रहे हो, तो बैकग्राउंड चेक होता है एक दूसरे का। तो वो नहीं किया गया या किस बेस पे शादी करी गई, वो टाइम पीरियड भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मुझे लगता है अगर इसमें बहुत ज़्यादा लोग केस को लेके डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है वो वहीं से शुरू होना चाहिए कि कैसे मिले, और मिले भी तो कितनी मुलाकातें हुई जब वो डिसाइड हुआ कि शादी करनी है, क्योंकि शादी बहुत बड़ा फैसला होता है मेरे हिसाब से। और अगर ये सारी बातें नहीं हुई और शादी कर ली तो भी सोचने वाली बात है कि किसकी तरफ से पहल हुई होगी शादी की कि हाँ शादी करनी है। तो ये भी एक नया मोड़ दे सकती है कि अगर अतुल ने पहल की होगी कि शादी करनी है तो क्या अतुल ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी, और अगर निकिता ने बोली होंगी तो क्या वो प्री प्लान चीज़ें थी कि जल्दी से शादी कर लें एंड देन विल गो विद दिस, पैसे वाली चीज़ें। एक और जो चीज़ मुझे कम समझ आई, या उससे शायद उसी पर शायद सारा मतलब या पूरे केस का एक बड़ा आउटरेज है कि जैसे एक अगर ये सारी बातें सही हैं या 50% सही हैं या जितनी % भी सही हैं, अगर ये सही हैं तो एक इंसान का जैसे एक
जैसे कि ये बात अतुल ने भी अपने उसमें वीडियो में कही है कि एक MBA और CS में ग्रेजुएट, तो एक इतनी पढ़ी लिखी और इतनी संभ्रांत वर्ग से आने वाली महिला का, जिसने मतलब इतना, जिसको इतना एक्सपोजर है, जिसने इतनी दुनिया देखी है, तो उसका इतना इनह्यूमन होना, और भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके साथ उसने ज़िंदगी के 1 साल बिता लिए और जिससे उसका एक बच्चा है। तो अगर ये बात ठीक है, तो जैसे ये बात भी थोड़ा कम बतौर सोसाइटी, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का पहला केस है और ये भी नहीं है कि इस तरह का अंतिम केस होगा, बट इट इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ अ मेल हु कमिटेड सुसाइड, कि एक इंसान, जैसे अब हमारे यहाँ क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शादी, तो वो ऐसा माना जाता है कि भाई 7 जन्म का वो बंधन है। तो ऐसे में निकिता का मतलब इतना इनह्यूमन बिहेवियर कैसे? जैसे कि यू आर सेइंग कि CS ग्रेजुएट है, MBA किया है, एंड अच्छा खासा जॉब कर रही है MNC में, और ऑब्वियसली एक्सपोजर हुआ है उनका, अच्छा खासा एक्सपोजर रहा उनका, जैसे मैंने न्यूज़ में देखा। इनह्यूमन क्यों है? तो इनह्यूमन होना कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है जो लाइफ में बहुत बाद में आती है, वो कहीं ना कहीं रहती है। इनह्यूमन होने का मतलब हाउ टू एक्सप्लेन, कि जो सोसाइटी ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं ह्यूमन होने के, दैट पर्सन इज़ नॉट लाइंग देयर। तो जो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है, हम उसको इनह्यूमन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं। तो बिकॉज अब उसमें से कोई एक उस स्ट्रैटा से, उस ग्रुप से कोई एक इंसान आया है सामने जिसकी वजह से किसी ने अपनी जान दे दी, तो अब ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस ट्रेट को क्वेश्चन करने की, कि वाई शी वॉज लाइक दैट। इतना इनह्यूमन कोई कैसे हो सकता है दैट वो अपने हस्बैंड से ये चीज़ कह भी रही है कि तुम अभी तक मरे नहीं, या शायद उसकी मदर इन लॉ ने ये बात बोली कि तुम अभी, मुझे तो लगा तुम्हारे सुसाइड का वो आ जाएगा, अब तक न्यूज़ आ जाएगी। तो ये अपने आप में मतलब बहुत क्वेश्चनेबल। एज अ फीमेल मुझे लगता है मैं कभी इस तरह से सोच नहीं पाऊंगी किसी के लिए भी, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, कितना भी हमारे बीच डिस्प्यूट रहे या कितनी भी चीज़ें रहें, तो उसके उस ट्रेट को क्वेश्चन करने के लिए, एज आई एम सेइंग अगेन, कि बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी में हम किसी भी चीज़ को यूं ही 1-2 इंसिडेंट्स के बेस पे क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन। हम कभी कभी कुछ भी सिचुएशन बेस कर देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा एक कोर ट्रेट है। तो इन ह्यूमन कहना किसी को, वो अपने आप में ये बात बता रहा है कि हम उसका वो कोर ट्रेट मान रहे हैं, बिकॉज हमने कुछ उसके लाइफ के पल जो कि सबके सामने है अब कि उसने क्या किया, उसके बेस पे जज कर रहे हैं हम। तो उसका इनह्यूमन होना, बहुत सारी लेयर्स है उसके पीछे। उसका अपना चाइल्डहुड कैसा रहा होगा, या उसकी जो फैमिली है वो उसको कैसे कंडीशन कर रही है, जिसकी माँ मतलब अपनी बच्ची को इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो वहीं से कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, राइट। और हम इसको ऐसे भी लिंक करने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके फादर की डेथ हुई थी शायद हार्ट अटैक से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो क्या पता वो लेयर कहीं ना कहीं, वो भी कहीं ना कहीं लिंकेज हो कि वो मदर से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वो इनह्यूमैनिटी उसने देखी है अपने घर पे, कि ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वही चाहिए, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, वो कैसे भी मिले मुझे। तो वो कहाँ से आ रही हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हमें तभी मिलेगा जब हम उसके पूरे बैकग्राउंड को चेक करेंगे, उसकी एजुकेशन, उसका पूरा करियर, या उसके कॉलीग्स जहाँ वो काम करती है, कि वो सिर्फ अतुल के साथ ऐसी थी या बाकी लोगों के साथ भी ऐसी थी, या कोई उससे संबंधित इंसान, उसका कोई दोस्त वर्जन जो बहुत क्लोज हो, जो उसके सिग्निफिकेंट अदर्स होंगे, दे विल टेल कि वो ऐसी ही थी बाय नेचर, या उन दोनों के बीच ही वो वैसी थी। क्योंकि एक इंसान के सबके साथ एक बहुत अलग इक्वेशंस होते हैं, उसके ऊपर आता है उसका कोर ट्रेट, जिससे वो डिनाई नहीं कर सकता, वो अच्छा बुरा दोनों होता है।
तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो अतुल के साथ सिर्फ ऐसी थी या बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वो वैसी ही है, मीन, जैसे कि इन ह्यूमन का एक छोटा सा वो कह सकते हैं ट्रेट ही मान लें या अम्ब्रेला टर्म है इन ह्यूमन, तो कि मीन है, सेल्फिश है ना, या बहुत ज़्यादा ओवर अचीवर लोग जो होते हैं, दे ऑल्सो थिंक लाइक दैट, दे जस्ट वॉन्ट टू अचीव समथिंग। तो ये सब तब पता चलेगा जब जहाँ वो काम कर रही थी उनके आसपास के लोगों से मिलेंगे कि उसका ऑफिस बिहेवियर कैसा था, तब तो हम ये कह सकते हैं कि जो अतुल के साथ उसने किया वो उसका नेचर है। लेकिन अगर वो सिर्फ अतुल के साथ हो रहा है तो वो उन दोनों के बीच की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सामने नहीं आई और कब आएंगी पता नहीं, तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। आएंगी भी या नहीं, हाँ आएंगी भी या नहीं, तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें दो और बड़ी अच्छी बातें निकल के आई कि एक तो जैसे भी आपने कहा कि ओवर अचीवर वाली बात कि आप कि अगर जो लोग बहुत इनह्यूमन हैं वो अगर कुछ चाहते हैं तो उनको सिर्फ वही दिखाई देता है, उसके बाद रास्ते में जो भी आता है उनको समझ नहीं आता कि क्या है। यही इससे एक इस पूरे केस का फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें यह है कि सेटलमेंट के लिए कुल 3 करोड़ रुपए मांगे एज पर FIR, एज पर वर्जन्स, एज पर अतुल्स वर्जन। उसके बाद जब दोनों सेपरेट हो गए, एंड आई कोट, नॉट डिवोर्स्ड, सेपरेट हुए, अलगाव जब हुआ दोनों का, उसके 8 महीने बाद निकिता ने 80,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए मांगे, जिसमें 40,000 रुपये उसके लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, और 40,000 जो उनका, अब शायद उसकी उम्र लगभग 4 साल हो गई होगी, 4 साल के बच्चे के लिए। और हाँ, उस नोट में उस लड़के का भी नाम है व्योम। आखिरी जो एक लेटर है पूरा, उस जो 23 पन्ने का डॉक्यूमेंट है उसमें एक लेटर भी है व्योम के नाम पर। एक हाँ बड़ा इमोशनल पार्ट ये भी है कि जब उसमें गिफ्ट भी, अतुल ने गिफ्ट भी छोड़ा है और ये कहा है कि जब 2038 में ये 18 साल का हो जाएगा तभी इसे खोले। तो लेकिन ठीक है, फिर अंत में उसने बड़ा इमोशनल था। आगे इसके बारे में और भी है कि भाई कैसे उसके बच्चे को उसके ही खिलाफ ब्लैकमेलिंग टूल की तरह यूज़ किया जा रहा था। और ये था कि जिस बच्चे को देख के वो एक सेकंड के लिए प्राउड फील होता था कि वाह मेरा बच्चा है, किससे मतलब कितना, हर फादर का एक फादरली अटैचमेंट होता है। ऑन द वेरी अदर हैंड अगले ही मोमेंट उसको लगता था कि यार यही इसी की वजह से, या फिर इसको ही बेस बनाकर मुझ पे सारा लड़ाई है मेरे से। तो और एक बार ये भी हुआ कि 30 लाख रुपए सिर्फ उस बच्चे की शक्ल दिखाने के लिए मांगे गए, और इस पूरी ड्यूरेशन में एक भी हियरिंग में निकिता उस बच्चे के साथ नहीं आई। तो मतलब लास्ट जब वो 1 साल का था या कहा जाए कुछ साल कुछ महीने का था, तभी अतुल ने अपने बच्चे की शक्ल देखी थी। और ये भी उसने उस लेटर में अतुल ने लिखा है कि भाई मैं अब उसका चेहरा भी भूल चुका हूँ, मैं जब फोटो देखता हूँ मुझे तभी उसका चेहरा याद आता है। तो ये भी मतलब जो इस पूरे केस का फाइनेंशियल पार्ट है, क्योंकि भाई आप किसी भी प्रकरण में अर्थ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो और सारी शायद अर्थ नहीं होता तो इतना बड़ा केस भी ना होता, इतना बस क्रिएट करने वाला केस भी नहीं होता। और अतुल का एक और मतलब ये अर्थ के अलावा जो दूसरी बात आती है कि फैमिली कोर्ट ने पर उसने आरोप लगाया कि भाई इन्होंने मुझे रिश्वत देने के लिए फोर्स किया, दबाव बनाया प्रॉपर। और उसने एक वहाँ के एक पेशकार पर, जो जज साहब को चिट्ठी देते हैं और डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, तो कहा कि उस पेशकार ने 3 लाख रुपए की मांग की एज ब्राइब। और जौनपुर की फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज, जिनके नाम की चर्चा हर जगह है, रीता कौशिक, उन पर हैरेसमेंट और बायसनेस का आरोप लगाया। और ये भी बड़ा मतलब आयरॉनिक है कि भाई जो जज हैं वो खुद ही बायस्ड हैं, इनको बायस्ड नहीं होना चाहिए एज पर अतुल्स वर्ड्स। तो और अतुल का ये भी कहना था कि 5 लाख रुपए की मांग जो है रीता कौशिक ने की फॉर द सेटलमेंट ऑफ द केस। और अभी हाँ एक और एक्टिविस्ट हैं
वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, तो उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट करके लिखा कि भाई ये जो जौनपुर की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज हैं, इनका एक और इसी तरह का एक्यूजेशन सामने आया, जिसमें एक इंसान ने लगभग एक पैराग्राफ लिखा कि भाई कैसे इन्होंने मुझसे भी इसी तरह की केस में 50,000 रुपये की मांग की फॉर द सेटलमेंट। और ये भी कानून भी इस मामले में बड़ा फिर एक अपवाद आ जाता है, मतलब क्योंकि पूरा केस तो अपवादों से भरा पड़ा है कि ये जो डाउरी का वो है पूरा एक्ट है, पूरा इसमें जितने भी प्रोविजन है उसमें सेटलमेंट का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर जिस एक तरफ तो ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, दूसरा कि इसमें किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट का ऑन रिकॉर्ड या कानूनी तौर पर कोई जिक्र नहीं है। और फिर लास्ट में भाई जैसे क्योंकि न्याय की उम्मीद तो खैर क्या ही जो करते हो या ना करते हो, वो कॉन्वर्सेशन आ जाती है कि जब अतुल ने कहा कि मैम NCRB का डेटा देखिए, बहुत सारे मर्द जो है इस तरह के फर्जी केसेस के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। तो और फिर ये भी उसने कहा कि इन्हीं सब ये लोग जितने पैसे की मांग कर रहे हैं वो मेरी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है। भले वो मतलब ठीक ठाक अमाउंट में कमाता था, पर 3 करोड़ रुपए उसके लिए भी वॉज मोर देन इनफ, वॉज मोर देन हीज कैपेसिटी। तो इस बात पर निकिता ने कहा था एज पर ये, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, हियरिंग में है कि भाई कि अगर नहीं दे सकते तो मर क्यों नहीं जाते। तो इसके बाद जो सो कॉल्ड इस केस की जज थी हियरिंग की, तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने स्माइल करते हुए फिर निकिता को बाहर जाने के लिए कहा। मतलब कई जगह ये छपा कि निकिता को बाहर जाने के लिए कहा, कई जगह ये छपा कि अतुल को बाहर जाने के लिए कहा। ये वाला हिस्सा भी बड़ा वो है कि जैसे अल्टीमेटली आप जो न्याय की देवी होती हैं तराजू लेकर एक तरफ भी पड़ला भारी ना होने पाए, पर यहाँ जो न्याय की देवी हैं या सिंबॉलिक तौर पर जो न्याय की देवी हैं उन्हीं पर ही मतलब 6 लोगों की लिस्ट है आरोपियों की, उसमें उनका नाम अतुल ने सबसे पहले लिया और सबसे पहले रखा। न्यायिक पद पर बैठा व्यक्ति, वही बात आ जाती है फिर कि इतना योग्य, इतना शिक्षित, इतना अनुभवी, और क्योंकि ये काम पब्लिक डीलिंग का है तो हर दिन वो नए चेहरे और नए तरह के इंसान से मिल रहे हैं। और भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम हमें कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें कम से कम कोर्ट जाके न्याय मिलेगा। तो वहाँ पे जब मतलब इंसाफ की सबसे अहम कुर्सी पे बैठा इंसान ही अगर इस तरह, अगर उसके बायसनेस होने के संकेत मिलें, भले वो मतलब अभी ये बात क्योंकि तय नहीं है कि हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वो पक्षपाती हैं या नहीं, पर ऐसे संकेत हैं कि और ऐसे आरोप हैं कि पक्षपाती हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ी निराशाजनक बात है कि एक इंसान जब हर जगह से हार जाता है तो अदालत आता है और अदालत में भी उसको ऐसे निराशा हासिल हो। तो इस पर आपको क्या लगता है कि भाई एक ओहदेदार इंसान का, एक जिम्मेदार पद पर आसीन इंसान का इस तरह का नज़रिया, इस तरह का तौर तरीका होना? तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल टर्म वाला बात है कि फाइनेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, तो बच्चे की शक्ल दिखाने के लिए भी 30 लाख रुपए की डिमांड अगर कोई कर रहा है तो इट शोज़ कि वो किस तरह का व्यक्ति या इंसान है, ठीक है। क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ क्या चीज़ें हैं वो बहुत एक इमोशनल चीज़ें होती हैं। वहाँ मनी इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता इनिशियल स्टेज पे, जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 लोगों के बीच अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि वो बात ऐसी पहुंच गई है कि अब वो सेपरेट हो गए हैं या डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें से कोई एक है जो शादी में रह नहीं पा रहा है। एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि वो शादी में रह नहीं पा रहा है किसी एक की वजह से। मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है, प्रूफ इसका भी नहीं है कि फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वाइफ चाहती है कि वो अलग रहे, और अगर वो खुद कमा नहीं रही है या नहीं कमा सकती, उतना पढ़ाई नहीं है, तो मेंटेनेंस उनको मिलता है पति की तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर वो खुद कमा रही हैं और अच्छा खासा अपना ख्याल रख सकती हैं, इंडिविजुअल ख्याल रख सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेंटेनेंस की भी कोई ज़रूरत होनी चाहिए उनको, ठीक है।
ये रूल या ये लॉ जब भी आया होगा तो वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आया होगा कि वो महिलाएं या वो लड़कियां जो शादी कर लेती हैं, ना उनकी एजुकेशन उतनी है और ना वो आगे इन फ्यूचर कभी भी किसी भी काम को कर पाएंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया ये लॉ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक जो फेमिनिज़म की अगर हम बात करें, सूडो फेमिनिज़म भी नहीं कहेंगे, सूडो फेमिनिज़म कहेंगे, जहाँ पे आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं या आप सामने वाले को दबा रहे हैं, इसके बीच की जो एक लाइन है वो कहीं ना कहीं फेड हो गई है। अब लड़कियों को लगता है या अब महिलाओं को ऐसा लगने लग गया है कि जब हम पुरुषों को दबाएंगे तभी हम अपना हक पा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक थॉट बहुत सारे क्राइम्स को लीड कर रहा है कि रेप केसेस भी होते हैं। आप देखेंगे मोस्टली जो रेप केसेस हैं वो फेक होते हैं। ठीक है, कोई और सज़ा भुगत रहा है और जिसने वो काम किया भी नहीं है। तो ये तो खैर बहुत वही है कि हमारे देश में जो लॉ है वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं उस पर तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती। आई डू नॉट हैव दैट नॉलेज, डीप नॉलेज टू टॉक अबाउट। बट कमिंग बैक टू दिस केस, मुझे लगता है पैसा क्यों चाहती हैं वो, इतना पैसा कि वो 30 लाख बच्चे को सिर्फ मुंह दिखाने के लिए मांग रही हैं, फिर वो अपने मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपये मांग रही हैं पर मंथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 80,000 अगर वो मांग रही हैं बच्चे और अपना मिला के, तो 80,000 रुपये एक मिडिल क्लास आदमी का मेंटेनेंस कैसे हो सकता है, ये थोड़ा मेरे समझ से बाहर है। जौनपुर जैसे शहर में कि 80,000 मांगना, आपका मोटिव क्या है? अगर आप शादी में इतने परेशान हैं तो आपका एक मोटिव एज अ फीमेल या एज अ मेल ये होना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा चाहिए, मैं अलग रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पैसा मोटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये शादी में इतनी परेशान थी या अतुल उनके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे थे, अगर इनके तरफ से बात सोचे भी, तो पैसा बार बार क्यों आया और इतना पैसा क्यों आ रहा है कि आप 30 लाख मांग रहे हो, फिर 80,000 मांग रहे हो, फिर आप 3 करोड़ मांग रहे हो। तो मोटिव शायद कहीं ना कहीं पैसा ही रहा होगा और उनको परेशान करना ही रहा होगा। ये तो एक फाइनेंशियल उसकी बात हो गई कि आप जब खुद इतनी अच्छी जॉब पे हो तो आपको इतना पैसा क्यों चाहिए? आप अपने बच्चे का खुद ख्याल रखो। इफ़ यू आर दैट वोक, तो आप एक क्वालिटी ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि आप उसको अकेला छोड़ दें अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें नहीं बन रही हैं। फेक केसेस लगाना और फिर ऐसी बातें बोलना कि मर क्यों नहीं जाते, इमोशनल अब्यूज़ में आती हैं ऐसी चीज़ें। व्हेन यू हार्म समवन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, अब उसको भी काउंट किया जाता है। पहले से फिजिकल अब्यूज़ काउंट किया जाता था, अब इमोशनल अब्यूज़ भी काउंट किया जाता है कि जब आप किसी को रेगुलरली या कॉन्टीन्यूअस लेवल पे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हो चीज़ें बोल बोल के। जैसे एक एग्जांपल बहुत छोटा सा ये है कि औरतों को अक्सर बोला जाता है अरे तुम तो पागल हो। हस्बैंड अक्सर बोल देते हैं तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं है। तो पहले ये बात उतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, औरतें उतने एजुकेशन उनको नहीं मिला था, वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं हुआ करती थी, तो उनको लगता था ठीक है पति है बोल रहे हैं। लेकिन अब अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं कि तुम पागल हो और उससे उसका इमोशनल स्टेज या इमोशनल स्टेट जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है या वो मेंटली उस चीज़ को सुन के अच्छा नहीं फील कर रहा, तो दैट पर्सन कैन क्वेश्चन अबाउट इट। तो आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म नहीं कर सकते। तो ये तो औरतों की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निकिता की तरफ से भी ऐसे ही कुछ इमोशनल अब्यूजेस हुए होंगे जिसने अतुल को इतना मजबूर कर दिया कि वो सुसाइड तक पहुंच गए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात हुई कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम इतनी हार्म कर दी गई होगी। बार बार किसी को ये कहना कि तुम मर क्यों नहीं जाते कि तुम अगर मुझे पैसा नहीं दे रहे तो, या बच्चे की शक्ल ना दिखाना, तो यहाँ से ये बात मुझे लगती है। फिर अगर हम बात करें कि अथॉरिटी पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, अगर हम उनसे उम्मीद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, या देश में कोई भी चाहे वो महिला हो या पुरुष कहाँ जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है एक लॉ की बात है जिस पे मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर।
सुसाइड नोट भी मतलब जब पढ़ा मैंने तो जिस उसका शीर्षक ही था, टाइटल ही था जस्टिस इज ड्यू, तो उसमें कुछ बातें थी अतुल की तरफ से कि अगर मारपीट की है तो उसका एविडेंस दिखाओ, कहीं निशान होगा या कोई वीडियो बनाया होगा या कोई फोटो होगी घाव की, चोट की, मेडिकल रिपोर्ट होगी कि अगर किसी को चोट लगती है तो लोग मतलब वो पट्टी फर्स्ट एड करवाने जाते हैं, कुछ भी करवाने जाते हैं, दवा लेते हैं दर्द की। ये भी था, जैसे ये बात बहुत ज़्यादा उठ रही है कि भाई डाउरी 10 लाख रुपए जब मांगी अतुल की फैमिली ने, तो उसकी ये इस बात से ही निकिता के फादर की डेथ हुई। तो इस पर भी अतुल का ये कहना है कि भाई एम्स में उनका इलाज चल रहा था हार्ट का, और आज से नहीं सालों से, और फिर सडनली उनको आया, जब अटैक आया तो बनारस उनको ले गए, उनकी वो कोलैप्स कर गए। तो ये भी एक एलिमेंट है पूरे केस का। और हाँ, इसके बाद निकिता ने फादर के डेथ को मतलब ऐसा कहा कि मर्डर का चार्ज लगवाया अतुल की पूरी फैमिली पे, कि डाउरी की वजह मांगने की वजह से उनको हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो एक मर्डर का भी एक केस हुआ उन पे, अतुल की फैमिली पे। और अतुल ने ये भी कहा कि मैंने इन लोग के पैसे मांगने पर मैंने इनको 15 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिए थे निकिता के भाई को, जिसके बाद उन लोगों ने उस पैसे से बिजनेस करने की जगह 1 करोड़ का घर खरीद लिया था। और फिर ये भी है कि उसने ये भी कहा कि जब वापस पैसे मांगे तो उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख रुपए वापस किए, जिसका उसके पास पूरा मतलब लेखा जोखा था। और ये है कि जो अतुल का ये स्टेटमेंट है कि जो खुद 40 लाख की जॉब करता हो वो 10 लाख डाउरी क्यों मांगेगा। फिर क्रुएलिटी के मतलब हैरेसमेंट और क्रुएलिटी के एक्यूजेशंस पे अतुल का ये कहना था कि सिर्फ कह देने से कि ये हैवानियत कर रहे हैं, हैवानियत नहीं हो जाती, उसके सबूत भी देने होते हैं। तो और फिर मुझे एक बात जो सबसे ज़्यादा लगी एज अ फादर, मतलब ऑन द पार्ट ऑफ अतुल एज अ फादर, कि जैसे उसने अपने बेटे के लिए लिखा कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मैं सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से मैं जान दे रहा हूँ। मैं बस कभी कभार एक दर्द के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ और महसूस नहीं करता। अब तुम मुझे ब्लैकमेल की चीज़ लगते हो, जिसके ज़रिए मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठा जा रहा है। और फिर वही बात जो मैंने भी पहले जिक्र किया कि बेटे के लिए गिफ्ट है जो 2038 में वो खोले जब वो 18 साल का हो जाए। और फिर यहाँ से जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें उसका एक और बड़ा इमोशनल कहना था कि न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को धीरे धीरे न्यायिक प्रणाली से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। इसमें ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लोग शादी करने से डरेंगे, पुरुषों को लगने लगेगा कि उन्होंने शादी कर ली, वे रुपए निकालने वाले एटीएम बनकर रह जाएंगे। और फिर इसके बाद आता है वो आईपीसी का वो सेक्शन और सुप्रीम कोर्ट का वो रिमार्क जो इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। 498 है, हालांकि अब बीएनएस है, उसके लिए अलग परिभाषा है, अलग सेक्शन है। तो 498 है, अब तक सभी जान गए होंगे कि बेसिकली जो विवाहित महिलाएं हैं उनके साथ होने वाली किसी भी तरह की ज़्यादती, उनके अधिकारों के होने वाले हनन, उनके साथ होने वाली प्रताड़ना और शोषण को रोकने के दृष्टिकोण से बनाया गया था। मतलब आज के उस ज़माने में जब महिलाएं वाकई प्रताड़ित थीं, वाकई उनको ऐसे कष्ट दिए जाते थे या उनको बाय हुक और बाय क्रुक उनको इतना दर्द दिया जाता था कि ऐसे कानून की ज़रूरत थी वाकई। तो कहीं देश के तमाम हिस्सों में कई जगहों पे आज भी है ऐसा, इस बात को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता कि इस कानून की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर 1983 में इसको जो है महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो क्रूएलिटी है, क्रूरता है, उसे रोकने के लिए लाया गया कानूनी सुरक्षा के लिहाज से। और सिर्फ पति ही नहीं, ससुराल पक्ष का कोई भी इंसान किसी महिला के साथ किसी भी तरह की ज़्यादती ना कर पाए। फिर इस सेक्शन के तहत उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना गया कि अगर आप मेंटली, फिजिकली किसी भी तरह एक महिला को अब्यूज़ करते हैं तो दैट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती है। कॉग्निजेबल है, यानी
पुलिस को इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वो अरेस्ट कर सकती है और नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, समझौता नहीं होता इसमें। जैसे तमाम एक्ट में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तमाम कानून के तहत, तो कुछ केसेस में समझौते की गुंजाइश रहती है, इस केस में नहीं है। महिला खुद या उसके परिवार वाले भी 498A के तहत पति पर या पति के ससुराल, अपने ससुराल वालों पर केस करा सकती है। उसके बाद वही कानून को बनाने के पीछे का तर्क एक ही है कि भाई महिलाओं के साथ जो ज़्यादती है, जो बेरहमी है, वो किसी भी तरह रोकी जा सके और समाज में जो उनकी जगह है। और स्पेशली एक चीज़ जो हम भूल गए, मिस कर रहे हैं, वो है दहेज उत्पीड़न की, जो डाउरी के नाम पर महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन है, जो उन्हें दिया जाने वाला कष्ट है, उसे रोका जा सके, उसे रोकने के लिए ही इस कानून का, इस सेक्शन का जन्म हुआ। और हाँ, घरेलू हिंसा भी वही प्रताड़ना में ही आ गया वो। और सरप्राइजिंगली, कोइंसिडेंटली 10 दिसंबर 2024 को ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस तरह के केस पर एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए एक बहुत ही रेलेवेंट रिमार्क पास किया। कहा कि ये कहा कि भाई इस तरह के दहेज उत्पीड़न के जो मामले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इस कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है, और जिससे क्या होता है कि जो परिवार असल में निर्दोष हैं, उन्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, उनका मान सम्मान जाता है, प्रतिष्ठा जाती है। वो जो नहीं करते, जिस चीज़ के दोषी नहीं हैं, उन्हें उसका भी दंड भुगतना पड़ता है। अच्छे उनका पूरा समय, मतलब जीवन का एक समय गुजर जाता है कानूनी लड़ाई में। और जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस AN कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि भाई शुरू में ही इस तरह के केसेस में पहचान करके इसे रोक देना चाहिए। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि हाँ, इन आरोपों में ये आरोप निराधार हैं या कुछ तो फिशी है, तो वहीं पर इसको रोकना चाहिए। इस पूरे केस से पूरे जस्टिस सिस्टम पे, पूरे जस्टिस की मशीनरी पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। और जो आम इंसान है, जो 10 से 5 की नौकरी में उलझा है, या जो किसान है, या जो मजदूर है, या जो नौकर है, कोई भी है, उसके लिए आशा की जो उम्मीद है, मतलब जो आशा का आधार है, जो इकलौता न्याय का मंदिर है, वही अगर भ्रष्ट है, तो फिर वो तो उसके लिए फिर दुनिया बची नहीं। तो फिर उसका हश्र अतुल जैसा हो तो हमें उस पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और अतुल का लास्ट ट्वीट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें उसने लिखा कि भाई आई विल बी डेड व्हेन यू विल रीड दिस, लीगल जिनोसाइड ऑफ मेन हैपनिंग इन इंडिया करेंटली। और मुझे ये भी लगता है कि ये देश में अगर कुछ चुनिंदा, सबसे सुनियोजित, सबसे कस्टमाइज्ड आत्महत्याएं निकाली जाएंगी, तो ये आत्महत्या उसमें से एक होगी। कि जिस तरह अतुल ने बहुत मेंटली, मतलब भले वो उसने एक ऐसा काम किया जिसमें उसने खुद जिंदगी की जंग हार गया, पर इतना कुछ प्लान करना, अपनी ही मौत प्लान करना कि भाई खिड़की खुली रहेगी, दरवाज़ा बंद रहेगा, मैं बेड पे रहूँगा, तब जाके मैं लटक पाऊँगा। तो ये भी एक, और फिर कैसे गूगल ड्राइव पे सारा डेटा अपलोड करना, उस NGO वाले ग्रुप में वीडियो शेयर करना जिसमें वो जुड़ा हुआ था बहुत समय से, फिर ट्वीट करना। तो ये भी एक वो दिखाता है कि भाई शायद इससे प्लान्ड सुसाइड अटेम्प्ट इस देश में शायद ही हुआ हो। बड़ी इमोशनल बात कही थी उसने कि जिस उम्र में मुझे माँ बाप का सपना बनना, माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, उनकी रीढ़ बननी चाहिए थी, उस उम्र में मैं ये कदम उठा रहा हूँ। कुल 120 बार हियरिंग के लिए उसको आना पड़ा, मतलब 120 बार हियरिंग की बात हुई कि भाई उसको हियरिंग में तारीख में पेश होना है, और 40 बार आया। और बेंगलोर से जौनपुर आना 1.5 से 2 दिन का काम है। इसके बाद जो पैसा अलग जो खर्च हुआ, और उसने कहा भी कि भाई मुझे साल भर में 23 छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन मैं किस तरह 40 बार और 120 बार की तारीख पे आया, जिसमें कुछ दिन ऐसे भी थे कि कभी हड़ताल है, कभी किसी वकील की डेथ हो गई तो सारा काम बंद है, कभी हाई कोर्ट के किसी जज को या किसी जज के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, तो फिर उस केस में हाई कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे दिन उसके ऐसे भी गए जब उसका पूरा का पूरा दिन खराब हो गया। तो इस पूरी अवधि में, इस पूरे प्रोसेस में उसके जितने पैसे खर्च हुए, ये भी एक बड़ा निराशाजनक है। और ये भी दिखाता है कि अल्टीमेटली आपने एक इंसान को सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि जब प्रताड़ना बेंगलोर में हुई,
सब कुछ घटना बेंगलोर में हुई और आपने केस लेकिन किया कि जौनपुर में। कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा करता है कि अतुल का भी ये कहना था कि भाई कि जौनपुर सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे लिए बहुत कठिन था, मतलब उससे अल्टीमेटली अतुल की कमर टूट गई। Must be Nikita must be having some connections there which बच्चे can की support her. हाँ, बच्चे की सूरत न दिखाना वो अपने आप में एक टॉर्चर था। और फिर जो 12 ख्वाहिशें थीं अतुल की, मुझे लगता है वो सबको पढ़नी चाहिए, सबको जाननी चाहिए। और फिर यही है कि रियलिटी यही है कि अगर आप किसी देश की किसी अदालत के सामने, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अदालत के सामने किसी मुवक्किल से, किसी भुक्तभोगी से पूछेंगे कि भैया कैसा चल रहा है, क्या है, तो हो सकता है उसे न्याय मिलता हो, न्याय मिल जाता हो, पर वो ये बिल्कुल नहीं कहेगा हाँ हाँ सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है, क्योंकि उसी काम के लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसी काम के लिए उसको 25 बार आना पड़ता है। जहाँ 20 बार आ सकते हैं वहाँ उसको 40 बार बुलाया जाता है। समय की मन मुताबिक तारीख मिल सके इसलिए उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और इसमें सब इन्वॉल्व हैं, एक मुंशी से लेके पेशकार से लेके जो सुप्रीम आदमी है जज, वो भी। और फिर अंत में होता ये है कि भाई अल्टीमेटली जस्टिस सिस्टम ही करप्ट है। और अतुल जैसे इंसान के पास जो कि वेल फाइनेंशियली साउंड था वो, और अतुल की जगह अगर कोई और ऐसा इंसान होता जो फाइनेंशियली साउंड ना होता तो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। और एक अंतिम बात कि जैसा कि बेंगलोर पुलिस ने जो अतुल की तरफ से एफआईआर दर्ज की निकिता के परिवार वालों पर, तो वो अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने या भड़काने का मामला दर्ज किया। और ये बड़ा शॉकिंग है कि देश में आज तक शायद ही कोई ऐसा केस हुआ हो जिसमें पूरी तरह, क्योंकि इसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन आज तक किसी को 10 साल की सज़ा हुई नहीं है। तो मतलब ये एक ऐसा केस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आज तक किसी को हुई नहीं। लेकिन और जबकि अतुल ने कहा है कि अगर भाई मेरे साथ मुझे ये मतलब न्याय नहीं मिलता तो मेरी अस्थियां जो है, तो क्या अतुल जिस चीज़ के लिए अतुल ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, क्या मतलब उसके भी कम होने की संभावना बहुत कम लगती है कि उसको न्याय मिल पाए? क्योंकि अल्टीमेटली अगर सज़ा नहीं होती है आरोपियों को जिन पर उसने आरोप लगाए, तो ये भी एक मतलब एक निराशाजनक एलिमेंट बनकर रह जाएगा कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना शोर होने के बाद भी, इतना एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जो 6 लोगों की लिस्ट है उसमें जो नाम सबसे पहला है रीता कौशिक, उनका नाम बेंगलोर पुलिस की एफआईआर में नहीं है। तो इसका क्या ये मतलब है कि जो लोग पावरफुल हैं, जो किसी ओहदेदार डिजिग्नेशन पर हैं, क्या उनके लिए सिस्टम एक तरह का ही रहेगा कि एक इंसान की भले ज़िंदगी चली गई पर उस इंसान ने अपनी मौत का जिम्मेदार जिसे माना या जिसे बताया, और हो सकता है कि भविष्य में उसके खिलाफ सबूत भी मिले, तो क्या उसके खिलाफ जांच भी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर एफआईआर में नाम नहीं तो स्वाभाविक सी बात है पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करेगी, उन पे आरोप नहीं होंगे, उन पे चार्जेस नहीं फ्रेम होंगे, एंड शी विल कम क्लीन। तो दिस इज द केस, दिस इज द डिसअपॉइंटिंग, शॉकिंग एंड डेवास्टेटिंग रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, जहां पर न्याय थोड़ा कठिन है, थोड़ा या शायद बहुत ज़्यादा कठिन है। उम्मीद है कि दिवंगत आत्मा को इंसाफ मिले, उसके घर वालों को जो रोते बिलखते माँ बाप हैं उन्हें इंसाफ मिले, और इस पूरे घटनाक्रम का एक संतोषजनक अंत हो। जो होना चाहिए वो हो, न्याय का जो तराजू है वो किसी तरफ भारी ना हो।